हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। आज जिस बैंक रॉबरी की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसमें दो चोरों ने बैंक लूटने के लिए ना तो किसी सुरंग का इस्तेमाल किया और ना ही बैंक बंद होने के बाद इस बैंक को लूटा, बल्कि ये दोनों चोर दिन दहाड़े बैंक में घुसे और लोगों पर गोलियां चलाकर इस बैंक को लूट ले गए। ये चोरी वर्जीनिया के शहर रिचमंड की वो पहली चोरी थी जहां बैंक लूट के दौरान कुछ लोग मारे गए, जिसने पूरे वर्जीनिया को हिला कर रख दिया। ये कहानी एक ऐसी चोरी की है जो देखते ही देखते एक शूट आउट में बदल गई, जिसमें कई बैंक वर्कर्स को अपनी जान गंवानी पड़ी, मगर फिर भी वो इस लूट को नहीं रोक पाए। सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात यह थी कि जब इस चोरी को अंजाम दिया जा रहा था तब दो पुलिस वाले इस बैंक से महज 80 मीटर की दूरी पर मौजूद थे, मगर वो इन चोरों को पकड़ नहीं पाए और जब तक गोलियों की आवाज़ सुनकर वो बैंक पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो आखिर कैसे इन चोरों ने इस दिल दहला देने वाली चोरी को अंजाम दिया? वो कौन लोग थे जो इस चोरी के दौरान मारे गए और क्या पुलिस कभी इन चोरों को पकड़ पाई? ये अपने आप में बहुत हैरत अंगेज और रोमांचक है। कहानी शुरू हुई 30 जनवरी सन 1997 को, जब वर्जीनिया के शहर रिचमंड के एक बैंक में सभी एम्प्लॉय सुबह अपने अपने काम की शुरुआत कर रहे थे। इस वक्त बैंक में कुल 4 लोग मौजूद थे, जिनमें से पहली थी क्रिस्टीन एडवर्ड, जो एक 23 साल की कैशियर थी और वो कस्टमर्स के आने से पहले अपनी तैयारी करने के लिए थोड़ा जल्दी आ गई थी। क्रिस्टीन की कलीग जो 21 साल की थी वो पहले से ही बैंक में मौजूद थी और सारे कैश ड्रॉवर्स तैयार कर रही थी ताकि कस्टमर्स को बैंक में आने से पहले वो पूरी तरह तैयार रहे। तीसरी एम्प्लॉय जो बैंक में थी उसका नाम था एलिस डेविड, जिसका काम था बैंक में आने वाले किसी भी कस्टमर की क्वेरी को सॉल्व करना। और चौथा और आखिरी एम्प्लॉय जो इस वक्त बैंक में था वो था इस बैंक का सिक्योरिटी गार्ड रिचर्ड हार्टमैन। रिचर्ड पूरे बैंक में इधर से उधर चक्कर लगा रहा था और हर चीज़ को बहुत बारीकी से चेक कर रहा था ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो और सब कुछ ठीक रहे। बहरहाल बैंक को खुले अब 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका था और तभी बैंक का एक रेगुलर कस्टमर जिसका नाम था स्टीफन रीड बैंक के अंदर पहुंचता है। अंदर पहुंचते ही वो और गार्ड एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहते हैं, जिसके बाद स्टीफन कैश काउंटर की तरफ बढ़ जाता है। अब बैंक में 2 लोग और घुसते हैं जो देखने में तो बिल्कुल कस्टमर्स की तरह लग रहे थे, मगर वहां मौजूद लोगों को इस बात की भनक तक नहीं थी कि ये दोनों इस बैंक को बहुत ही भयानक तरीके से लूटने वाले हैं। इन दोनों में से एक का नाम था लफॉन बॉबिट और दूसरे का नाम था रैशी जोन्स, और ये दोनों अपने साथ हथियार छुपाकर बैंक के अंदर घुस आए थे। बैंक में धीरे धीरे कस्टमर्स आने शुरू हो गए थे और बैंक के सभी एम्प्लॉयज़ अपने अपने कामों में बिजी हो गए थे कि तभी बॉबिट कैश काउंटर पर पहुंचता है और क्रिस्टीन से कहता है कि उसे बैंक में अकाउंट खुलवाना है। ये सुनते ही क्रिस्टीन उसे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म देने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ती है, वो फ़ौरन अपनी बंदूक निकालकर उसके सर पर तान देता है और वहाँ मौजूद सभी लोगों से कहता है कि वो सब उल्टे ज़मीन पर लेट जाएं। ये देखते ही पास में मौजूद क्रिस्टीन की कलीग एलिस जोर से चिल्लाती है, जिसके बाद बॉबिट हवा में फायर करते हुए सबसे कहता है कि अगर कोई भी यहाँ से हिला तो वो उन्हें गोली मार देगा। इस फायरिंग की आवाज़ पूरे बैंक और बैंक के बाहर गूंज उठती है और अब बॉबिट का दूसरा साथी रैशी जोन्स भी जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि सभी लोग ज़मीन पर लेट जाएं। इस फायरिंग के बाद बैंक में मौजूद सभी लोग डर के मारे चीखने चिल्लाने लगते हैं और क्रिस्टीन और एलिस को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके बैंक में 2 लुटेरे घुस आए हैं। बहरहाल ये सब कुछ देख सिक्योरिटी गार्ड रिचर्ड क्रिस्टीन और एलिस को बचाने के लिए उनकी तरफ बढ़ता है, जिसके बाद बॉबिट उस पर बंदूक से फायर कर देता है। जहां इस बैंक डकैती को अंजाम दिया जा रहा था वहां से महज 80 मीटर की दूरी पर 2 पुलिस वाले माइकल वेब और डेव मार्टिन अपनी पुलिस कार में बैठे कॉफ़ी पी रहे थे। क्योंकि ये बैंक उनसे ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए ये गोली चलने की आवाज़ उन तक पहुंच जाती है, जिसे सुनकर वो दोनों चौंक जाते हैं और फौरन बैंक की तरफ निकल जाते हैं। बैंक के बाहर पहुंचते ही वो दोनों देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड रिचर्ड हार्टमैन मुंह के बल ज़मीन पर पड़ा है। हालांकि वो जिंदा था, मगर गोली लगने की वजह से बुरी तरह घायल हो चुका था और रिचर्ड को देखते ही एक पुलिस ऑफिसर अपनी वॉकी टॉकी निकालता है और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगता है कि एक आदमी को गोली लग गई है और उन्हें बैकअप चाहिए। दूसरा पुलिस ऑफिसर फौरन सिक्योरिटी गार्ड के पास पहुंचकर उसकी कंडीशन चेक करता है ताकि उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल भेजा जा सके। उधर बैंक के अंदर दोनों चोर फिर से गोली चला देते हैं अपने पैसों की मांग करने के लिए, मगर इस बार उनकी गोली का शिकार क्रिस्टीन बन जाती है। हालांकि उसने उन चोरों से कहा भी कि वो उसे गोली ना मारे, मगर वो उसकी एक नहीं सुनते और उसे गोली मार देते हैं। एलिस ये पूरा नज़ारा अपने डेस्क के नीचे से छुपकर देख रही थी और जब वो क्रिस्टीन को गोली लगते देखती है तब वो डर के मारे वहीं बेहोश हो जाती है। क्रिस्टीन पर चली गोली की आवाज़ सुनते ही ऑफिसर माइकल वेब अपनी कार के पीछे बंदूक लेकर खड़ा हो जाता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो इन चोरों पर गोली चला सके। माइकल ये बहुत अच्छी तरह जानता था कि इन चोरों के पास खतरनाक हथियार हैं और बैंक को लूटने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और चूंकि इस बात का खतरा था कि इन दोनों चोरों में से कोई भी उनकी गाड़ी तक पहुंच सकता है, इसलिए वो अपनी बंदूक के साथ पूरी तरह तैयार था। ऑफिसर माइकल के साथ ऑफिसर मार्टिन भी अब पूरी तरह चौकन्ना और तैयार था कि तभी अचानक एक गोली उनके पास खड़ी कार में आकर लगती है।
दोनों पुलिस ऑफिसर ये समझ जाते हैं कि चोर उन पर फायरिंग कर रहे हैं, मगर ये उन दोनों चोरों का एक प्लान था। उन दोनों चोरों में ये तय हुआ था कि रैशी जोन्स दोनों पुलिस वालों पर गोली चलाकर उनका ध्यान भटकाएगा और वहीं बॉबिट इस मौके का फ़ायदा उठाकर सारा कैश बैग्स में भरेगा। सारा कैश बैग्स में भरने के बाद बॉबिट रैशी को आवाज़ लगाता है, जिसके बाद वो गेट से वापस बैंक के अंदर जाता है और फिर वो दोनों कैश से भरे बैग्स के साथ एक दूसरे रास्ते से फरार हो जाते हैं। ये दोनों चोर बैंक से भागने के बाद कब्रिस्तान की तरफ भाग गए, जिसने बैंक एम्प्लॉयज़ और दोनों पुलिस ऑफिसर्स को कशमकश में डाल दिया। बहरहाल ऑफिसर मार्टिन दोबारा वॉकी टॉकी पर कॉल करता है और इन दोनों चोरों के हुलिये के बारे में बताते हुए अपनी लोकेशन पर बैकअप भेजने के लिए कहता है। महज कुछ ही देर बाद हेनरिको काउंटी पुलिस डिपार्टमेंट से और भी बहुत सारी पुलिस यूनिट्स बैंक के बाहर पहुंच जाती हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं। अब ऑफिसर माइकल वेब और डेव मार्टिन दो और पुलिस ऑफिसर्स के साथ बैंक के अंदर घुसते हैं और एक एक रूम को चेक करना शुरू करते हैं। वो ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि बैंक के अंदर अगर कोई और भी चोर या खतरा हो तो वो उससे निपट सकें, मगर तभी ऑफिसर मार्टिन की नज़र क्रिस्टीन पर पड़ती है, जो ज़मीन पर लेटी थी और उसके बदन में कोई हरकत नहीं हो रही थी। ये देख एलिस ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और जब ऑफिसर माइकल की नज़र उस पर पड़ती है तो वो देखता है कि एलिस अपने डेस्क के नीचे छुपकर बैठी है और पूरी तरह डर और शॉक में थी। ये पूरा नज़ारा देख पुलिस को ये समझते देर नहीं लगी कि ये कोई आम चोरी नहीं बल्कि ये एक शूट आउट रॉबरी है, जिसमें हथियार का खुलकर इस्तेमाल किया गया था और ये चोरी बैंक एम्प्लॉयज़ के लिए वो बुरा सपना है जिसे वो कभी भूल नहीं पाएंगे। बहरहाल जैसे जैसे चोरी का आतंक और भगदड़ कम होनी शुरू हुई, वैसे वैसे नए खुलासे पुलिस के सामने आना शुरू होते चले गए। अब पुलिस क्राइम सीन से सबूत इकट्ठा करना शुरू करती है ताकि वो जल्द से जल्द इस लूट की तह तक पहुंच सकें और उन चोरों को पकड़ सकें। वो बैंक के एक एक चप्पे को छान रहे थे ताकि दोनों चोरों से जुड़ा कोई भी सुराग उनके हाथ लग सके, जैसे डीएनए या फिंगरप्रिंट। बहरहाल पुलिस के हाथ जो सबसे पहला सबूत लगा वो था बुलेट्स के खाली शेल जो फायरिंग के बाद ज़मीन पर इधर उधर पड़े थे। इन खाली शेल से पुलिस को ये पता चला कि ये बुलेट्स 9mm सेमी ऑटोमेटिक बंदूक से चलाई गई हैं और जिस तरह से बुलेट्स भी ज़मीन पर पड़ी थी उससे ही पुलिस को ये लगने लगा कि शायद गोली चलाते वक्त बंदूक फंस गई हो। अब पुलिस इन सभी खाली शेल्स और बुलेट्स को फॉरेंसिक लैब भेज देती है और इसी दौरान एक पुलिस वाले की नज़र कैश काउंटर के पीछे पड़ती है जहाँ एक बैग रखा हुआ था। ये बैग उन चोरों ने यहाँ छोड़ा था और जब पुलिस इस बैग को खोलती है तब उनके पैरों तले ज़मीन सरक जाती है। इस बैग में पुलिस को एक माचिस की डिब्बी, एक ग्रीन टेबल क्लॉथ, एक चारकोल फ्लूइड की बोतल और एक नोट मिलता है जिस पर लिखा था प्लीज़ वेट फॉर 5 मिनट्स। इस सामान के मिलने के बाद पुलिस को यह समझ आ चुका था कि ये दोनों चोर चोरी को अंजाम देने के बाद बैंक में मौजूद लोगों को मारने वाले थे और बैंक को आग लगाने वाले थे। इस खुलासे के बाद पुलिस और भी चौकन्ना हो जाती है और अब वो इस छानबीन को दूसरे एंगल से करना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान फोरेंसिक्स टीम को कैशियर काउंटर पर उन चोरों के जूतों के निशान मिलते हैं और पुलिस इन फुटप्रिंट्स के निशान को सबूत के तौर पर कलेक्ट कर लेती है ताकि वो इन्हें सस्पेक्ट्स के जूतों के निशानों से मिला सकें। पुलिस हर छोटे से छोटे सबूत की भी बहुत बारीकी से जांच पड़ताल कर रही थी क्योंकि वो बॉबिट और जोन्स के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग केस बनाना चाहते थे और इस केस को सॉल्व करने में मदद के लिए वो FBI एजेंट वेन वॉर्डल को अपने साथ शामिल कर लेते हैं। इस केस की कमान संभालते ही FBI एजेंट वेन सबसे पहले CCTV फुटेजेस को चेक करना शुरू करते हैं जो पूरे बैंक के CCTV कैमराज में रिकॉर्ड हुए थे, मगर फुटेजेस चेक करने के दौरान इसमें एक एरर आ जाता है। रिकॉर्ड हुई फुटेजेस में जो वीडियोस थी वो एक कैमरा एंगल से दूसरे कैमरा एंगल पर जंप कर रही थी, जिसकी वजह से ये पता नहीं चल पा रहा था कि कब क्या और कितने बजे हुआ। पुलिस अभी अपनी तहकीकात कर ही रही थी कि तभी उन्हें एक और खबर मिलती है जो शायद इस केस से जुड़ी हो सकती थी। पुलिस को पता चलता है कि इस बैंक से महज थोड़ी दूर पर ही एक घर में एक और चोरी हुई है और ये घर उसी रास्ते पर पड़ता था जहाँ से होते हुए बॉबिट और रैशी यानी दोनों चोर भागे थे। जहाँ पुलिस दिन रात इस केस को सॉल्व करने में लगी थी वहीं उन्हें गवाहों और सबूतों के मिलने में बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही थी। जो भी गवाह उस वक्त बैंक में मौजूद थे वो सभी इतने ज़्यादा शॉक में थे कि पुलिस उनसे जब भी पूछताछ करती वो किसी भी डिटेल के बारे में बारीकी से नहीं बता पाते। उन सब का यही कहना था कि वो सब इतने ज़्यादा डरे हुए थे और सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि उन्हें कुछ भी याद नहीं, और तब पुलिस फैसला करती है कि वो हॉस्पिटल में मौजूद उन विक्टिम से पूछताछ करेंगे जो इस फायरिंग में घायल हुए थे। बहरहाल पुलिस जब पूछताछ करने के लिए हॉस्पिटल पहुंचती है तब उन्हें पता चलता है कि क्रिस्टीन और एलिस की सर्जरी चल रही है और उनसे पूछताछ कर पाना मुमकिन नहीं है। इन घायल हुए लोगों में स्टीवन रीड भी था जो इस बैंक में सबसे पहले आया था और इस बैंक का सबसे पुराना कस्टमर था। हालांकि गोली स्टीफन के कंधे में लगी थी मगर वो पुलिस के कोई काम नहीं आ सका क्योंकि उसे भूलने की बीमारी थी और यही वो वजह थी कि वो इस चोरी के बारे में सही डिटेल्स नहीं दे पाया। पुलिस के लिए ये केस अब दिन ब दिन बहुत पेचीदा होता जा रहा था और उन्हें यह समझ आने लगा कि इस केस को सॉल्व करने में उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और तब वो फैसला करते हैं कि वो अलग अलग टीम्स बनाएंगे जो अलग अलग तरीके से इस केस पर काम करेंगी।
इसी दौरान पुलिस का ध्यान उस चोरी की तरफ जाता है जो उस रास्ते पर हुई थी जहां से ये दोनों चोर भागे थे। जिस घर में ये चोरी हुई थी वहां एक औरत रहती थी और वो पुलिस को बताती है कि उसके घर के दरवाजे ज़बरदस्ती खोले गए, जिसके बाद उसके कपड़े और कीमती सामान चुरा लिया गया। वो पुलिस को ये भी बताती है कि जब ये चोरी हुई तब वो किसी काम से बाहर गई हुई थी और जब पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है तो वो देखती है कि उस औरत के घर की सीलिंग में एक गड्ढा था। ये देख पुलिस को उन दोनों चोरों पर शक होने लगता है जिन्होंने बैंक लूटा था और पुलिस को लगने लगता है कि शायद ये दोनों चोर बैंक लूटने के बाद इस घर की सीलिंग में आकर छुप गए होंगे और मौका मिलते इस घर में चोरी करके यहाँ से फरार हो गए। इस घर में रहने वाली औरत और उसका बॉयफ्रेंड इस बात से बहुत शौक में थे कि उनके ही घर में चोरी क्यों हुई और जब पुलिस ने उन्हें ये बताया कि उनके घर में चोरी होने से कुछ दिन पहले पास के एक बैंक में भी चोरी हुई थी, तब इस औरत के बॉयफ्रेंड के चेहरे का रंग बदलने लगता है। तहकीकात के दौरान एक पुलिस ऑफिसर ने यह बात भी नोट की कि जब भी वो इस औरत और उसके बॉयफ्रेंड से पूछताछ करते हैं उसका बॉयफ्रेंड बहुत नर्वस हो जाता है, जिससे पुलिस को उस पर शक होने लगा कि कहीं इस आदमी का भी बैंक लूट में कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। बहरहाल FBI एजेंट पुलिस टीम के साथ अब उन सारे सबूतों को निकालना शुरू करते हैं जो उन्होंने क्राइम सीन से इकट्ठा किए थे और अब वो ये पता लगाने में जुट जाते हैं कि चोरी से पहले बैंक में कौन कौन मौजूद था। पुलिस को ये पता चलता है कि उस वक्त बैंक में 2 कैशियर, एक कस्टमर अटेंडेंट, एक सिक्योरिटी गार्ड, एक कस्टमर और 2 लोग और थे और जैसे ही इन दोनों लोगों में से एक ने सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान भटकाया, दूसरा शख्स फौरन अपनी बंदूक निकालकर कैश काउंटर पर चला गया। पुलिस को जो सवाल बार बार परेशान कर रहा था वो ये था कि 2 लोग वो भी हथियार के साथ बैंक में कैसे दाखिल हो गए, जबकि वहाँ सिक्योरिटी गार्ड घूम रहा था जिसके हाथ में बंदूक थी। मगर जैसे ही उन्होंने CCTV फुटेज देखा उन्हें समझ आ गया कि एक शख्स ने गार्ड का ध्यान भटकाकर उसके सर पर बंदूक तान दी और दूसरे ने बंदूक की नोक पर कैशियर से सारा पैसा लूट लिया। पुलिस को कैशियर डेस्क के पीछे एक होल भी मिला जो गोली लगने की वजह से हुआ था, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि दोनों चोर चोरी के साथ लोगों को मारना भी चाहते थे। पुलिस को ज़मीन पर कुछ बुलेट्स भी पड़ी मिली, जिससे पुलिस को लगने लगा कि फायर करते वक्त एक चोर की बंदूक जाम हो गई होगी। क्राइम सीन से ली गई फोटोज़ के मुताबिक पुलिस को यह भी पता चला कि इन दोनों चोरों के पास 2 अलग अलग बंदूकें थीं, जिसमें से एक लॉर्सन 380 पिस्टल और एक मशीन गन थी। सिक्योरिटी गार्ड पर पहले जिस बंदूक से गोली चलाने की कोशिश की गई वो लॉर्सन 380 9mm पिस्टल ही थी, मगर जब ये जाम हो गई तब AR-15 मशीन गन का इस्तेमाल किया गया गोली चलाने के लिए। इसी दौरान एक आई विटनेस पुलिस को एक नई डिटेल के बारे में बताता है। वो पुलिस को ये बताता है कि एक कस्टमर ने बैंक से बाहर भागने की कोशिश भी की थी, मगर एक चोर ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया और उसके कंधे में गोली मार दी और ये कोई और नहीं बल्कि स्टीफन रीड ही था। उसने पुलिस को यह भी बताया कि सिक्योरिटी गार्ड ने इन चोरों को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो उनकी फायरिंग के सामने हार गया। सिक्योरिटी गार्ड को गोली मारने के बाद एक चोर अब जल्दी बैग्स में कैश भरने लगा और दूसरा चोर बाहर खड़ी पुलिस का ध्यान भटका रहा था और जैसे ही बैग्स में कैश पूरी तरह भर गया दूसरा चोर भी अंदर आ गया और वो दोनों दूसरे गेट से भाग ही रहे थे कि तभी घायल गार्ड बैंक के अंदर आकर उन्हें फिर से रोकने की कोशिश करता है, मगर इस बार उन दोनों चोरों को गुस्सा आ जाता है और वो सिक्योरिटी गार्ड के सर में गोली मार देते हैं। इससे ये तो साफ हो गया था कि दोनों चोर सभी को गोली मारना चाहते थे ताकि कोई भी गवाह जिंदा ना बचे और वो दोनों कभी ना पकड़े जाएं। जिस चीज़ ने पुलिस को सबसे ज़्यादा चौंकाया वो था लाइटर फ्लूइड जो पुलिस को उस बैग से मिला था और जिससे पुलिस को लग रहा था कि चोर भागने के बाद पूरे बैंक को आग लगाने वाले थे। पुलिस को भी यह अंदाज़ा हो चुका था कि ये दोनों चोर कितने ज़्यादा खतरनाक हैं और इससे पहले वो दूसरी चोरी को अंजाम दें पुलिस उन्हें किसी भी कीमत पर पकड़ना चाहती थी और तभी पुलिस के हाथ वो लीड लगती है जिसने इस पूरी तहकीकात का रुख ही बदल कर रख दिया। छानबीन में मिली गोलियों से पुलिस उन बंदूकों तक पहुंचती है और उन बंदूकों की तहकीकात करने पर एक नाम पुलिस के सामने आया और वो था जर्मेन सिम्स। जर्मेनी वो शख्स था जिसने चोरी में इस्तेमाल होने वाले हथियार खरीदे थे और अब पुलिस पूछताछ करने के बाद उसे हिरासत में ले लेती है। पहले तो वो इस बात से इनकार करता रहा कि उसने कोई हथियार खरीदे हैं या उसका इस चोरी से कोई लेना देना है, मगर जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ती गई और उसके खिलाफ और सबूत मिलते गए वो टूट गया। 1 हफ्ते जेल में गुजारने के बाद वो पुलिस के साथ कोऑपरेट करने को तैयार हो जाता है और फिर वो पुलिस के सामने वो खुलासे करता है जिसे सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जर्मन पुलिस को बताता है कि वो इस चोरी के बारे में जानता है और उसने ये हथियार लेफोन बॉबिट और रैशी जोन्स को दिए थे, जिसे सुनकर पुलिस की आंखों में एक चमक आ जाती है। जर्मन के बयान के बाद पुलिस को यह पता चल चुका था कि इस चोरी को किन 2 लोगों ने अंजाम दिया था और पुलिस इन दोनों की तलाश में जुट जाती है। बॉबिट और रैशी इन दोनों चोरों का पहले से ही क्रिमिनल बैकग्राउंड था जिसने पुलिस की परेशानी को और बढ़ा दिया। जहां बॉबिट के खिलाफ मारपीट के कई मामले दर्ज थे, वहीं रैशी के खिलाफ छोटी मोटी चोरियों की कई कंप्लेंट्स दर्ज थीं।
पुलिस ने जब इन दोनों के बारे में और बारीकी से छानबीन की तब उन्हें ये पता चला कि ये दोनों चोरी को अंजाम देने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और ये अपने हर क्राइम को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम देते हैं। जर्मेन और दोनों चोरों का कनेक्शन मिलने के बाद जब पुलिस ने हथियारों की छानबीन की तब उन्हें ये पता चला कि हथियार चोरी के थे, जिसके बाद पुलिस इन तीनों के खिलाफ चार्जशीट बनाने की तैयारी करने लगती है। पर उससे पहले पुलिस को जल्द से जल्द बॉबिट और रैशी को गिरफ्तार करना था, क्योंकि उन्हें डर था कि ये दोनों फिर से कहीं और हमला न कर दें। हालांकि जर्मन पुलिस के हाथ तो लग गया था और उसने अपना गुनाह भी कबूल लिया था, मगर पुलिस और ज़्यादा से ज़्यादा सबूत इकट्ठा करना चाहती थी ताकि वो जर्मन और दोनों चोरों के लिंक को प्रूव कर सके और साथ ही साथ ये साबित कर सके कि इस लूट में इन्हीं चोरों का हाथ था और उन्हें सज़ा के बाद कभी बेल ना मिले। पुलिस इस बात से बेखबर थी कि जर्मन और दोनों चोरों के लिंक की इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनके सामने कई चौंकाने वाले मोड़ और उनके प्लान सामने आने वाले हैं। क्योंकि इन चोरों ने इस लूट के दौरान कई लोगों की जान ली थी, इसलिए पुलिस इस केस को सॉल्व करने से ज़्यादा इन चोरों को पकड़ने पर ध्यान दे रही थी और इसीलिए वो जर्मन पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, मगर वो ये नहीं जानता था कि दोनों लूट को अंजाम देने के बाद कहाँ गायब हो गए। पुलिस अब फैसला करती है कि वो दोनों चोरों को एक साथ पकड़ने के बजाय एक एक चोर को पकड़ेंगे और जो पहला नाम उनकी लिस्ट में था वो था बॉबिट। अब पुलिस बॉबिट के पुराने एरिया पर नज़र रखना शुरू कर देती है जहां वो रहता नहीं था, मगर वो इस उम्मीद में नज़र रख रहे थे कि शायद बॉबिट उनके हाथ लग जाए। पुलिस को नज़र रखे अभी कुछ ही दिन हुए थे कि दूसरी कामयाबी उनके हाथ लग जाती है। उनकी नज़र बॉबिट पर पड़ती है जो बस में चढ़ने जा रहा था और ये देखते ही पुलिस बैकअप टीम को बुला लेती है और बस का पीछा करने लगती है। ये बस जैसे ही अगले स्टॉप पर रुकती है पुलिस बॉबिट को गिरफ्तार कर लेती है और उसे पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में ले लेती है। अब इस लूट से जुड़े 2 लोग पुलिस के हाथ लग चुके थे और जब पुलिस बॉबिट से सख्ती से पूछताछ करती है तब वो उन्हें उन सबूतों के बारे में बताता है जो उसे सीधे चोरी से जोड़ने वाले थे। बॉबिट के बयान से मिली इन्फॉर्मेशन की बिना पर पुलिस बॉबिट के घर की तलाशी शुरू करती है, जिसमें उन्हें वो कपड़े मिलते हैं जो उसने चोरी वाले दिन पहने थे और साथ ही साथ वो हथियार भी मिलते हैं जो इस लूट में इस्तेमाल हुए थे। इन सबूतों से ये तो साफ हो गया था कि बॉबिट इस लूट में शामिल था और अब उनके सामने जो आखिरी काम बचा था वो था रैशी जोन्स को पकड़ना। हालांकि पुलिस ने बॉबिट से ये जानने की बहुत कोशिश की कि रैशी जोन्स कहाँ है, मगर वो ये बताता है कि रैशी अपना हिस्सा लेकर कहाँ चला गया वो ये नहीं जानता। बॉबिट के पकड़े जाने से पुलिस ये तो नहीं जान पाई थी कि रैशी जोन्स कहाँ है, मगर उसकी फ़ोटो बॉबिट ने उन्हें दे दी थी और इसी फ़ोटो का इस्तेमाल करके पुलिस अपने खबरियों को काम पर लगा देती है। बॉबिट के हाथ लगने के 1 हफ्ते बाद ही पुलिस को अपने खबरी से ये खबर मिलती है कि रैशी जोन्स अलग अलग दुकानों पर ये चोरी किए हुए नोट चला रहा है और साथ ही साथ वो पुलिस को ये भी बताता है कि ये वही नोट है जिन पर बैंक का सीक्रेट मार्क है, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। इस खबर से पुलिस को ये पता चल गया कि रैशी जोन्स अभी भी इसी एरिया में है और वो उनकी पहुँच से ज़्यादा दूर नहीं है। रैशी जोन्स इस पूरे केस की वो आखिरी कड़ी था जिसके पकड़े जाने के बाद ये पूरा केस क्लोज होने वाला था और इसीलिए पुलिस उसे जल्द से जल्द पकड़ना चाहती थी। पुलिस अब अपनी पूरी टीम को अलग अलग हिस्सों में बांटकर अलग अलग लोकल स्टोर्स के बाहर खड़ा कर देती है ताकि रैशी जोन्स जैसे ही किसी भी स्टोर में खरीदारी करने आए वो लोग उसे गिरफ्तार कर लें। इसी दौरान पुलिस को खबर मिलती है कि रैशी जोन्स एक बिल्डिंग के फ्लैट में छुपा हुआ है और ये बिल्डिंग किसी सुनसान इलाके में थी। पुलिस को लग रहा था कि वो अगर उसे अचानक गिरफ्तार करने जाएंगे तो हो सकता है कि वो उन्हें वहाँ ना मिले या उनके आने से पहले ही वहाँ से भाग जाए, इसलिए वो अपने खबरियों को उस पर और उसके रूटीन पर नज़र रखने के लिए कहते हैं और साथ ही साथ पूरी स्वैट टीम को भी ये हिदायत दी जाती है कि वो पूरी तरह तैयार और चौकन्ना रहें। बहरहाल पुलिस को जब ये पक्की खबर मिल जाती है कि रैशी जोन्स अपनी बिल्डिंग अपार्टमेंट में ही है तब वो स्वैट टीम के साथ चुपचाप बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब स्वैट टीम चुपचाप बिना आवाज़ किए बिल्डिंग के अंदर घुसना शुरू करती है जिसे FBI एजेंट वेन लीड कर रहा था। वो इस बात का खास ख्याल रख रहे थे कि इस बात की भनक भी रैशी जोन्स को ना लगे क्योंकि उसके पास हथियार थे और ज़रा भी शक होने पर वो उन पर फायर कर सकता था। दरवाजे पर पहुंचते ही FBI एजेंट दरवाज़ा खटखटाता है और जोन से बाहर आने के लिए कहता है, मगर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती और तब वो स्वैट टीम से दरवाज़ा तोड़ने के लिए कहता है। वो लोग जैसे ही दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसते हैं रैशी जोन्स उनके सामने ही बैठा था और सबसे ज़्यादा हैरत की बात यह थी कि उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था। पुलिस को जिस बात ने सबसे ज़्यादा चौंकाया वो ये थी कि रैशी जोन्स ने बिना कुछ कहे सरेंडर कर दिया, जिसके बाद पुलिस ऊपर आकर उसके पूरे फ्लैट की तलाशी लेना शुरू कर देती है। इस तलाशी में पुलिस के हाथ एक जोड़ी जूते लगते हैं और जब पुलिस ने इस जूते को बैंक में मिले फुटप्रिंट से मिलाया तो वो आपस में मैच हो गए। ये एक बहुत बड़ा सबूत था जिससे ये साफ हो गया था कि रैशी जोन्स इस लूट में शामिल था और ये इसके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग केस बनाने के लिए काफ़ी था।
चूंकि इस बैंक की कैशियर क्रिस्टीन एडवर्ड और सिक्योरिटी गार्ड हार्टमैन को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, इसलिए पब्लिक में बहुत गुस्सा था और पुलिस पर जल्द से जल्द इस केस को क्लोज करने का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। मगर चूंकि कोई ऐसा गवाह नहीं था जो इन दोनों चोरों को पूरी तरह पहचान सके, इसलिए आगे की लीगल प्रोसीडिंग करने में पुलिस को परेशानी हो रही थी। चूंकि क्रिस्टोफर रीड, जिसके कांधे में गोली लगी थी, उसे इन दोनों चोरों के चेहरे इसलिए याद नहीं थे क्योंकि उसे भूलने की बीमारी थी और बाकी लोग डर के मारे या तो ज़मीन पर उल्टे लेटे थे या किसी डेस्क के नीचे छुपे थे, इसलिए वो इन चोरों के चेहरे ठीक से नहीं देख पाए। पुलिस चाहती थी कि कोई ऐसा गवाह मिल जाए जो इन दोनों को कोर्ट में पहचान सके, जिससे उनका केस और मजबूत हो जाए, मगर ऐसा हो नहीं पा रहा था। अब पुलिस के वकील को कोर्ट में यह साबित करना था कि लूट के वक्त बैंक में बॉबिट और जोन्स ही थे, वो भी बिना किसी गवाह के, और उनके पास सिवाय सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जैसे गन्स और फुटप्रिंट्स के अलावा कुछ भी नहीं था। मगर तभी पुलिस के दिमाग में एक आइडिया आता है। पुलिस फैसला करती है कि वो जर्मेन को, जिसने बॉबी और जोन्स को बंदूकें लाकर दी थी, वो उसे ही कोर्ट में गवाह के तौर पर पेश करेंगे। मगर सुनवाई के दौरान उनके सामने एक नई परेशानी आकर खड़ी हो गई। जर्मेन सुनवाई के दौरान अपने बयान से मुकर गया और उसने ये कहा कि उसका इस लूट में कोई हाथ नहीं है। मगर पुलिस का वकील ये साबित करने में कामयाब हो जाता है कि दोनों चोरों को हथियार उसी ने दिए थे। पुलिस ने एक एक सबूत को बहुत बारीकी से डॉक्यूमेंट किया था, जिसमें बुलेट शेल्स और जूतों के फुटप्रिंट शामिल थे, जिसके बाद वकील कोर्ट में बैलिस्टिक रिपोर्ट पेश करता है, जिससे ये साबित हो जाता है कि बैंक में जो गोलियां चली थी वो उसी बंदूक से चली थी जो गिरफ्तारी के बाद उन दोनों के पास से बरामद हुई थी। इन बंदूकों पर जो फिंगरप्रिंट्स मिले वो भी इन दोनों से मैच हो गए और जो कपड़े इन दोनों ने लूट के दौरान पहन रखे थे वो भी बरामद हो गए थे। अब जो सबसे आखिरी सबूत कोर्ट में पेश किया गया वो थे फुटप्रिंट जो कैश काउंटर पर मिले थे और रैशी जोन्स के यहाँ से मिले जूतों से मैच हो गए थे, और ये बहुत बड़ा सबूत थे जोन के इस लूट में शामिल होने के। वकील ने कोर्ट में उन दो पुलिस ऑफिसर्स को भी गवाह के तौर पर पेश किया जो गोली की आवाज़ सुनते ही बैंक तक पहुंच गए थे और जिन्होंने वॉकी टॉकी से बैकअप बुलाया था। इन दोनों पुलिस ऑफिसर्स ने बताया कि कैसे इन चोरों ने बैंक में तबाही मचा रखी थी और एक के बाद एक को गोली मार रहे थे, जिसके बाद उन्होंने उन दोनों चोरों को रोकने की कोशिश भी की, मगर वो दोनों वहां से भाग गए। कोर्ट की सुनवाई के दौरान पुलिस के हाथ एक सबूत और लगा और वो थे डाई पैक्स, जो बैंक नोटों के बंडल के बीच रखते हैं ताकि अगर ये चोरी किए जाएं या ज़बरदस्ती उठाए जाएं तो ये डाई पैक्स फट जाते हैं और इनसे निकलने वाली डाई नोटों पर लग जाती है। बैंक ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ये नोट डाई लगने के बाद इस्तेमाल करने के लायक न बचें, और साथ ही साथ अगर इन्हें खर्च करने की कोशिश भी की जाए तो इस डाई से ये पता लग सके कि ये चोरी किए हुए नोट हैं। इन चोरों से भी यही गलती हुई और जल्दी जल्दी में नोटों के बंडल बैग में भरने के दौरान उन्हें ये पता ही नहीं चला कि बंडल में डाई पैक्स लगा हुआ है और ये वही सीक्रेट मार्क है जिसके बारे में मैंने पहले आपको बताया था। उन दोनों को बैंक से भागे अभी थोड़ी देर हुई थी कि ये डाई पैक फट गया और पुलिस इन्हीं रंग लगे नोटों की वजह से उन स्टोर्स तक पहुंचने में कामयाब हो गई जहां बॉबिट और जोन्स ने इन नोटों को चलाने की कोशिश की थी। इन स्टोर्स में पूछताछ करने पर पुलिस के हाथ वो सीसीटीवी फुटेज भी लगी जिसमें ये दोनों नोट चलाते हुए साफ दिखाई दे रहे थे, और ये एक बहुत बड़ा सबूत था जिसने उनके ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया। उधर बॉबिट और जोन्स के वकील ने कोर्ट में अपनी दलील पेश करते हुए ये कहा कि ये सारे सबूत सर्कमस्टेंशियल है जिनका बॉबिट और जोन्स से कोई लेना देना नहीं है, और साथ ही साथ ये भी कहा कि जर्मेन अपने दोनों साथियों को इसलिए फंसा रहा है ताकि उसकी सज़ा कम हो सके। बहरहाल कोर्ट में पेश किए गए सारे सबूत बहुत पुख्ता थे और इन्हें इस तरह से पेश किया गया था जिससे बॉबिट और जोन्स के इस लूट में शामिल होने को कोई नकार नहीं सकता था। सुनवाई के दौरान विक्टिम की फैमिलीज ने यह बयान दिया कि इस हादसे के बाद वो सभी बहुत शॉक में हैं और ये उनके लिए कभी ना भूलने वाला एक्सपीरियंस है जो उन्हें हमेशा सताता रहेगा। बहरहाल कोर्ट गन्स, फुटप्रिंट, सीसीटीवी फुटेज और जर्मेन की गवाही की बिना पर बॉबिट और जोन्स को दोषी ठहराता है और उन्हें मर्डर और आर्म रॉबरी के लिए उम्र कैद की सज़ा सुनाता है। हालांकि इस चोरी के दौरान मरे लोगों को इंसाफ तो मिल गया था, मगर इसके घाव उनके घर वाले कभी नहीं भूल पाएंगे और विक्टिम्स की फैमिली का इमोशनल ट्रॉमा देख जज ने यह फैसला भी सुनाया कि ये दोनों चोर कभी बेल पर बाहर नहीं आ सकते। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।